हेलो, मैं प्रशांत कुमार झा अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज कोविड-19 के इस युग में जैसा कि हम लोग जानते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं के बंद रहने के कारण पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है और शिक्षा की प्राप्ति भी कठिन हो गई है। इस संदर्भ में अनअकैडमी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और इसके माध्यम से दूर-दराज के छात्र भी घर बैठे उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी जिसे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसके बारे में कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि यह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और इस विषय से यूपीएससी से बीपीएससी तक कई सवाल पूछे जाते हैं और इसकी जानकारी हमें आवश्यक है और हम लोगों के लिए आवश्यक होनी चाहिए कि इस देश में हमारी क्या भूमिकाएं हैं, हमारे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी प्रत्येक प्रतियोगी छात्र के लिए बहुत ही वांछनीय और आवश्यक होती है। आज मैं आपको यह बताता हूँ कि इस विषय की तैयारी कैसे करें और इस विषय से संबंधित कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं और जिसके बारे में जानना प्रत्येक छात्र के लिए निहायत ही आवश्यक होता है। सर्वप्रथम तो हम लोग देखते हैं क्या कि किसी भी देश के संविधान का जो निर्माण होता है वह कोई एक समय में नहीं होता बल्कि कालक्रम के एक निश्चित विकास क्रम में किसी भी संविधान का निर्माण होता है, चाहे वह अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन हो या भारत का संविधान हो। यह जो है विकास के एक क्रम की कहानी कहता होता है। संविधान और संवैधानिक विकास के बारे में जानने से पहले हमें यह भी जानना होगा कि दुनिया में दो तरह के संविधान होते हैं, पहला लिखित और दूसरा अलिखित। दुनिया का पहला लिखित संविधान वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और आज भी दुनिया का एकमात्र अलिखित संविधान वाला देश ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड को माना जाता है। जैसा कि हम लोग देखते होते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में भी 2005 ईस्वी में बहुत सी परंपराओं को लिखित रूप से कानून का रूप दे दिया गया है, लेकिन अभी भी ग्रेट ब्रिटेन के संविधान का जो मौलिक स्वरूप है वह अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ही बना हुआ है। यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान और संविधान से संबंधित जो विभिन्न चैप्टर्स हैं उसमें कुछ चैप्टर्स तो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिससे कई परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी बहुत आवश्यक है और प्रत्येक छात्र को, प्रतियोगी छात्र को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी कैसे करें और कितने कम समय में अधिक से अधिक इसकी तैयारी की जा सकती है, कौन से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जिससे परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या कि भारत का संविधान और संवैधानिक विकास से कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके बारे में भी जानकारी बहुत आवश्यक होती है। लेकिन इन सब से पहले अगर हमें संविधान की जानकारी हो जाए कि संविधान क्या है तो यह एक बेहतर चीज होती है, क्योंकि जब संविधान को समझेंगे कि संविधान क्या है तो संवैधानिक विकास को भी, अर्थात संविधान के निर्माण के विकास को भी अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे। जहाँ तक संविधान की बात है तो कई विद्वानों के द्वारा कई तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है, संविधान को डिफाइन किया गया है और इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि सभी विद्वानों में कुछ मतांतर भी पाए जाते हैं, परंतु सभी इस बात पर सहमत हैं कि संविधान वे मौलिक नियम होते हैं, वे मौलिक दस्तावेज होते हैं जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर परिभाषाओं में हम लोगों को कोई दिक्कत होती है, संविधान की परिभाषा देने में हम लोगों को कोई समस्या आती है तो हम लोग संविधान को दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग सम है, दूसरा भाग विधान है। सम का अर्थ बराबर होता है, विधान का अर्थ कानून होता है। तो संविधान वे नियम है, वे कानून है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। अगर कोई पूछे, हमें यह बताने को कहे कि ठीक है भारतीय संविधान के बारे में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में तो बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे, आप हमें यह बताइए कि संविधान क्या है। तो संविधान दो शब्दों के योग से बना है,
समजोड़ विधान। सम का अर्थ बराबर होता है और विधान का अर्थ कानून होता है। तो संविधान शब्द का शाब्दिक अर्थ उन कानूनों से है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। पुनः हम देखते हैं क्या कि भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ है वो एक विकास के क्रम में हुआ है और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। साथ ही 53,000 नागरिकों ने संविधान निर्माण के काम को अपनी आंखों से देखा है और संविधान के निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए उस समय में खर्च हुए थे। जहां तक संवैधानिक विकास की बात है तो संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कैसे राजतंत्रात्मक भारत में धीरे धीरे कानून के शासन का प्रारंभ हुआ है। तो हम लोग देखते होते हैं क्या कि सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसके बाद से भारत में कानून के शासन का धीरे धीरे करके प्रारंभ हो जाता है। तो संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 के सेटलमेंट एक्ट, 1793 के चार्टर एक्ट से संबंधित मूल प्रावधानों को पढ़ेंगे। साथ ही 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का एक्ट, 1858 के भारत शासन अधिनियम से कई सवाल पूछे जाते हैं। खास करके 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है जिसके अंतर्गत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर राजा रानी सहित ब्रिटिश संसद में निहित हो जाता है। तो इस एक्ट से, अधिनियम से कई सवाल पूछे जाते हैं। कोई यह भी पूछ सकता है हम लोगों से कि बताओ तो एक्ट क्या होता है, अधिनियम क्या होता है। तो वास्तव में विशेष कानूनों के समूह को इंग्लिश में एक्ट कहते हैं और हिंदी में अधिनियम कहते हैं। ये विशेष कानून के समूह होते हैं या प्रावधान होते हैं। पुनः हम लोग देखते होते हैं क्या कि संवैधानिक विकास से संबंधित आगे भी कई एक्ट हैं जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसके अंतर्गत 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। साथ ही कैबिनेट मिशन से भी कई सवाल समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसलिए हमें संविधान और संवैधानिक विकास के बारे में जानकारी हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए तो भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसके अंतर्गत पहली बार भारत में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पुनः हम लोग देखते होते हैं क्या कि कैबिनेट मिशन और भारतीय संविधान सभा से भी कई प्रश्न आते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का यह कहना था कि भारत का एक अपना संविधान हो और उसका निर्माण भारत की संविधान सभा करे। फलतः कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया और इस संविधान सभा ने अथक प्रयत्न के बाद 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे परीक्षाओं में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया, इसमें कितने सदस्य थे, यह किसके नेतृत्व में आया। दूसरा यह पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा की कितनी समितियां थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रक्रिया और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। खास करके विभिन्न लोक सेवा आयोगों की परीक्षा में भारतीय संविधान सभा से बराबर क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो इस चैप्टर पर ध्यान केंद्रित करना प्रतियोगियों का एक महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। फिर हम लोग देखते होते हैं क्या कि भारतीय संविधान के 22 भाग वर्तमान में
25 कहा जाता है, 12 अनुसूचियां हैं। साथ ही संविधान के 3 से 6 तक परिशिष्ट हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान को दुनिया के कई संविधानों का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान ने दुनिया के विभिन्न संविधानों से अपने संविधान में बहुत कुछ लिया है। तो संविधान के स्रोत के अंतर्गत हम लोग यह पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में किस देश से क्या लिया गया है। जैसे संसदीय प्रणाली भारत ने कहाँ से ली है, इसके बारे में कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मौलिक अधिकार भारत ने किस देश से ग्रहण किए हैं, इसके बारे में कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारतीय संविधान के स्रोत को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो अपनी राज्य व्यवस्था की जानकारी को अधिकाधिक मजबूत करते होते हैं। पुनः हम लोग देखते हैं क्या कि भारतीय संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियों में से भी बहुत से प्रश्न समय समय पर पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन की चर्चा है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच के विधायी संबंध की चर्चा की गई है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या कि विभिन्न परीक्षाओं में भारतीय संविधान के स्रोत, भाग और अनुसूचियों से भी विभिन्न प्रश्न आते रहे हैं। अतः इसके बारे में एक मजबूत जानकारी प्रत्येक छात्र के पास होनी चाहिए कि संविधान के कौन से स्रोत हैं, किस देश से भारतीय संविधान ने क्या लिया है, संविधान के किस भाग में क्या है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किन भागों का विवेचन किया गया है और संविधान की विभिन्न अनुसूचियां क्या कहती होती हैं। तो हम लोग देखते होते हैं क्या कि भारतीय संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियों की चर्चा होती है। तो अगर कोई पूछता है कि संविधान के अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुच्छेदों से क्या समझते हो, तो अनुच्छेद जो हैं वे देश के सर्वोच्च कानून के रूप में काम करते हैं। अगर कोई पूछे कि भाग क्या है, तो भाग के द्वारा संविधान के मौलिक विषयों की अभिव्यक्ति की गई है, उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। अगर कोई पूछे कि अनुसूचियां क्या होती हैं, तो अनुसूचियां वे विशेष कानून होती हैं जिसके आधार पर विभिन्न विशेष प्रावधान संविधान करता होता है। जैसे अनुसूची 2 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन है, तो अनुसूची 3 में आपको शपथ और प्रतिज्ञा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि भारतीय संविधान में कई अनुसूचियां हैं जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह भी पूछा जाता है कि बताइए तो भाषाओं की चर्चा संविधान की किस अनुसूची में की गई है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। तो इस तरह से हमें संविधान के विभिन्न स्रोत, भाग और अनुसूचियों की जानकारी होनी चाहिए, जो परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, लोक सेवा आयोगों की परीक्षा में काफी लाभदायक होते हैं हमारे लिए। भारतीय संविधान से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चैप्टर प्रियम्बुल है, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना से भी कई बार कई महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। यथा पूछा जाता है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो इसे 42वें संशोधन के द्वारा आपको जोड़ा गया था 1976 में। इसके अतिरिक्त पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, निम्न में से कौन प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, प्रस्तावना को क्या उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है या उद्देशिका भी कहा जाता है, और प्रस्तावना का महत्व किन कारणों से है। तो प्रस्तावना जो है वह प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रस्तावना की जानकारी हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक मजबूती प्रदान करती है। अतः संविधान की प्रस्तावना को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ भी लेना चाहिए।
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 1 से 4 तक की गई है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भारत, उसके 28 राज्य और सभी 9 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिसमें दमन और दीव को दादर नगर हवेली से मिलाया जाने वाला है। फलतः अब भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 8 लगभग हो गई है। पुनः हम देखते हैं क्या कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वह यह आता है कि किस ईस्वी में बॉम्बे राज्य को 2 भागों में बांटकर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया। संसद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण करती है, उसके क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है और किसी राज्य में द्वितीय सदन की स्थापना और उसका अंत कर सकती है। पुनः हम लोग देखते होते हैं क्या कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस संशोधन के द्वारा नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया, संविधान के किस संशोधन के द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश या फिर पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हमें संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहिए और इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, ताकि परीक्षाओं में हमें अधिक मजबूती मिले और अधिक मजबूती के साथ हम किसी परीक्षा का सामना कर सकें और उसमें उत्तीर्ण हो सकें। संविधान का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वास्तव में एक ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं यूपीएससी बीपीएससी के साथ साथ जिसमें मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ना आते हों। यह भारतीय संविधान के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक और चैप्टर में से एक है। अतः मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए और उन्हें मौलिक अधिकार शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। साथ ही मौलिक अधिकार कई परीक्षाओं में कई तरह से पूछे जाते हैं, जिसमें यह पूछा जा सकता है कि भारत ने मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किया है, मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ग्रहण की है। साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं और यह भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। ये तो पूछे ही जाते रहे हैं, लेकिन अगर हम मौलिक अधिकारों को अच्छी तरह से पढ़ लें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार हैं। इन सभी महत्वपूर्ण अधिकारों से विभिन्न परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आते रहे हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों की जानकारी प्रत्येक छात्र के लिए अपरिहार्य है और इसे हमें सांगोपांग पढ़ना चाहिए, अर्थात इसकी जानकारी हमें तथ्य के रूप में निरंतर प्राप्त होनी चाहिए और साथ ही मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न जो है मुख्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं। अर्थात संपत्ति के अधिकार पर 200 शब्दों में एक निबंध लिखिए, या समानता का अधिकार भारत में समानता प्रदान करने में असफल रहा है, कैसे 200 शब्दों में लिखें। तो मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा अध्याय है जिससे विभिन्न परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अतः हमें मौलिक अधिकार की जानकारी हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक होती है। पुनः हम लोग देखते हैं क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भी परीक्षाओं में कई क्वेश्चंस आते हैं। अतः हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत राज्य को नीति संबंधी निर्देश हैं संविधान के निर्माताओं के द्वारा कि स्वतंत्र भारत को
किन-किन नीतियों का अवलंबन करना है, स्वतंत्र भारत को किन-किन नीतियों को कार्यान्वित करना है। तो नीति निर्देशक तत्व भारत राज्य को नीति संबंधी निर्देश हैं कि स्वतंत्र भारत को किन नीतियों को लागू करना है और कार्यान्वित करना है। परीक्षाओं में निर्देशक तत्व से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अर्थात यह पूछा जा सकता है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में पंचायती राज की स्थापना करता है, कौन सा अनुच्छेद जो है वह काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य के नींव छिपे हुए हैं, साथ ही संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो जब हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ते होते हैं तो हम लोग यह जानते होते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायती राज, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार लोगों को दिया गया है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत राज्य को एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में और वेलफेयर स्टेट के रूप में, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और भारतीय लोकतंत्र को एक जीवंत प्रजातंत्र के रूप में दुनिया के सामने स्थापित करते हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में उभर कर सामने आते रहे हैं और इससे संबंधित कई प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया के अधिकतर देशों में, प्रजातांत्रिक देशों में सरकार के 3 अंग होते हैं जिसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका का काम कानून बनाना होता है, कार्यपालिका का काम उन कानूनों को लागू करना होता है और न्यायपालिका का काम यह देखना होता है कि विधायिका ने जो कानून बनाया, कार्यपालिका ने जिन कानूनों को लागू किया, क्या अपने अधिकार क्षेत्र में विधायिका ने बनाया, क्या कार्यपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र में उसका प्रयोग किया। अर्थात विधायिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं है। यदि हमारी न्यायपालिका यह देखती होती है कि कानून संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायपालिका विधायिका के ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसकी शक्तियों को सीमित करती है, नियंत्रित करती है और साथ ही शासन के तीनों अंगों के बीच संतुलन भी बनाने का काम करती है। वास्तव में भारत में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में निहित की गई है, लेकिन अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। लेकिन चूंकि भारत में संसदीय प्रणाली है जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होता है, इसलिए राष्ट्रपति में निहित कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। कई परीक्षाओं में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यथा पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह भी पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की चर्चा है या मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इस तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद की स्थापना करता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना करता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति भारतीय संविधान के विभिन्न महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक
प्रमुख महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके बारे में जानकारी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव छात्र को होनी चाहिए। इसलिए छात्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उपराष्ट्रपति के बारे में अधिकाधिक पढ़ने का प्रयास करते हैं और उन्हें पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था की जानकारी को अधिक मजबूत और पुख्ता करती होती है। पुनः हम लोग देखते होते हैं क्या कि भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, उससे भी संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता रहता है। यथा पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। वास्तव में महान्यायवादी जो होता है वह आपको भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और साथ ही इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं। इसी के द्वारा भारत सरकार भारत के विभिन्न अदालतों में अपना पक्ष प्रस्तुत करती है, इसलिए इसे भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है। तो परीक्षाओं में महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना हमेशा बलवती रहेगी, बनी रहेगी। यथा यह प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, महान्यायवादी होने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक है। तो इसलिए हमें अटॉर्नी जनरल की और उसके कार्यों की जानकारी, साथ ही उसकी नियुक्ति की जानकारी हमारे लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। शासन के तीनों अंगों में विधायिका अर्थात संसद का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और वास्तव में संसद को विधायिका कहा जाता है और विधायिका जो है वह शासन के तीनों अंगों में अपनी प्रमुखता बनाए रखती है और कार्यपालिका भी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फलतः विधायिका का महत्व अर्थात संसद का महत्व बढ़ जाता है। भारत में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका का उदय 1919 के भारत शासन अधिनियम से होता है। 1952 में इनका नामकरण, पहले इन्हें 1919 में लोकसभा को विधानसभा कहा जाता था और राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था, लेकिन 1952 में केंद्रीय विधानसभा का नाम लोकसभा और राज्य परिषद का नाम राज्यसभा रख दिया गया। तो हम लोग देखते होते हैं क्या कि परीक्षाओं में विधायिका से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या है, उनका कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता क्या है, राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या है, लोकसभा की सदस्य संख्या क्या है, या लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, और दोनों सदनों के शक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन से भी संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। यथा यह पूछा जाता है कि लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, 2 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 2 महीना। तो इस तरह से हम लोग देखते होते हैं क्या कि संसद विभिन्न परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और चैप्टर है और इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अतः इसका अध्ययन हमें बारीकी से करना चाहिए ताकि संसद से संबंधित प्रश्न जब पूछे जाए तो आप और मैं उसका हल कर सकें, उसे बना सकें। इसीलिए हमें शुरू से लेकर संसद की बारीक से बारीक जानकारी की आवश्यकता होती है और यह भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। संसद से संबंधित संसदीय शब्दावली से भी परीक्षाओं में कई प्रश्न आते हैं और इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है। यथा जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि अभी इस संसद सत्र में क्या किया है गवर्नमेंट ने कि प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया है, तो जिसकी विपक्ष के द्वारा काफी निंदा की जा रही है। तो हमें यह जानना होगा कि प्रश्नकाल क्या होता है, जबकि शून्यकाल के बारे में सरकार ने कहा है कि शून्यकाल चल सकता है। अभी वर्तमान जो सत्र चल रहा है संसद का,
तो हम लोग देखते हैं क्या, यह भी पूछा जाता है कि संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होने चाहिए, तो कम से कम 2 होने चाहिए। वर्तमान में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा आपको जो है वह शीतकालीन सत्र होता है। तो हम लोग देखते होते हैं क्या कि भारतीय संसद से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं और संसदीय शब्दावली के अंतर्गत प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 377 जैसे कई महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह पूछा जा सकता है कि स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए या अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उस प्रस्ताव पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह विभिन्न परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसलिए संसदीय शब्दावली को यदि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लें, इसके बारे में बारीक से बारीक जानकारी प्राप्त कर लें, तो यह भारतीय राज्य व्यवस्था की से संबंधित एक मजबूती हमें प्रदान करता है। और जब संसद से प्रश्न आते हैं तो प्रश्नों को हल करने की सुविधा अधिक से अधिक हो जाती है। और साथ ही हम लोग देखते होते हैं क्या कि संसदीय शब्दावली को हल करने के बाद जो है वह संसदीय समितियों से भी कई तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए हमें संसदीय शब्दावली के साथ साथ संसदीय समितियों की भी जानकारी चाहिए और संसदीय समितियां भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। फलतः हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए क्योंकि संसदीय समितियां वास्तव में संसद का वे अंग होती हैं जो संसद के कार्यभार को हल्का करती हैं और संसद अपना ध्यान जो है वह महत्वपूर्ण कानूनों के निर्माण पर लगा पाती है। अतः हम लोग देखते होते हैं क्या कि हमें संसदीय समितियों की बारीक से बारीक जानकारी की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। जैसे संसद की 3 वित्तीय समितियां जो है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति जिसे एस्टिमेट कमेटी कहते हैं और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इन तीनों के बारे में तो हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं उससे संबंधित कई प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समिति से किसी भी समिति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्थात कार्य मंत्रणा समिति या आपको जो है नियम समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, क्या यह दोनों सदनों की समिति है, क्या यह संयुक्त समिति है या सिर्फ लोकसभा की समिति है या राज्यसभा की समिति है। तो वास्तव में संसदीय समितियां जो होती हैं वे हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के ज्ञान को मजबूती प्रदान करती हैं और विभिन्न परीक्षाओं में भी हमें सुलभता प्रदान करती होती हैं प्रश्नों को हल करने में। इसलिए हमें संसदीय समितियों की जानकारी हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। पुनः हम लोग देखते होते हैं क्या कि संसदीय समितियों के कई लाभ भी होते हैं जो कभी-कभी मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसके बारे में आलोचनात्मक प्रश्न भी मुख्य परीक्षा में आते रहे हैं कि भारतीय संसदीय समितियां हाल के वर्षों में बहुत कारगर नहीं रही हैं। इसके पीछे छिपे कारणों का उल्लेख करें या इसमें सुधार के सुझाव दें। तो इस तरह से संसदीय समितियां वह अध्याय है जिससे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अध्यायों और टॉपिक में से इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इधर बिहार के साथ 1-2 और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग की जानकारी जो है वह प्रत्येक छात्र के लिए बहुत अपरिहार्य है। भारत में 25 जनवरी 1950 ईस्वी में 1 सदस्यों वाला निर्वाचन आयोग स्थापित किया गया था, जिसे भारत सरकार के द्वारा 1993 ईस्वी में नरसिंह राव की सरकार उस समय में भारत में काम कर रही थी, प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव। नरसिंह राव की सरकार के द्वारा 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय निर्वाचन आयोग के रूप में बदल दिया गया और वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग एक त्रिसदस्यीय आयोग है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
इन सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, अर्थात निम्न में से कौन चुनाव आयोग का काम नहीं है, निम्न में से कौन चुनाव आयोग का काम है, राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था चुनाव चिन्ह प्रदान करती है, भारत में निर्वाचन आयोग किन किन चुनावों का अधीक्षण और संचालन करता है, साथ ही निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता क्या होती है। इससे संबंधित प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और साथ ही निर्वाचन सुधार से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया बूथ लूट, हिंसा, बाहुबल आदि से बहुत प्रभावित रही है, जिन्हें दूर करने की मांग समय समय पर उठती रही है। यही कारण है कि 1996 से लेकर 2015 तक समय समय पर भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में कई सुधार किए गए हैं, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि क्या सुधार किए गए हैं और ये कैसे सुधार हैं। फलतः निर्वाचन आयोग एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जिससे परीक्षा में लगभग क्वेश्चंस आते रहते हैं और इसकी जानकारी होना हमें भारतीय राज्य व्यवस्था की जानकारी को पुख्ता करने के क्षेत्र में ज्यादा मजबूती प्रदान करता होता है। पुनः हम देखते होते हैं क्या कि निर्वाचन आयोग से संबंधित और भी कई तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यथा चुनाव आचार संहिता क्या होती है, इन्हें कौन जारी करता है, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कौन सी संस्था चुनाव की तिथियों की घोषणा करती है। तो ये जानकारी हम निर्वाचन आयोग जैसे टॉपिक को पढ़ने के बाद प्राप्त करते हैं और इसे भारतीय संविधान के 5 से 7 महत्वपूर्ण अध्यायों में एक माना जाता है। भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण अध्याय में लोक सेवा आयोग और लोक सेवाएं आती हैं। भारत में लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था के रूप में काम करती है। वैसे तो दुनिया में पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन में, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं और यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, सबसे पहले 1855 में की गई। उसके बाद 1883-84 के लगभग में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा आयोग आया और भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग ब्रिटिश शासनकाल में 1926 में आया। लेकिन वास्तव में भारत में स्वतंत्र लोक सेवा आयोगों की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही होती है। लोक सेवाएं वे माध्यम होती हैं जिसके द्वारा सरकार की नीतियां दूर दूर तक फैली उनकी जनता तक पहुंच पाती है। फलतः भारत में संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक एक राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। हम लोग देखते होते हैं क्या कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को यह कहते हैं कि संसद उनके लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करे, तो संसद उनके लिए एक ही लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। तो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लोक सेवक चुने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा सरकार की नीतियां दूर दूर तक फैली जनता तक पहुंच पाती हैं। ये कलेक्टर, ये कमिश्नर, ये सचिव, ये बीडीओ, ये सीईओ, ये सभी लोक सेवक होते हैं जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित किए जाते हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और साथ ही ये सरकार की नीतियों को दूर दूर के क्षेत्रों में कार्यान्वित करने वाले लोग होते हैं। इसलिए लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित कर्मियों को, अधिकारियों को लोक सेवक कहा जाता है। अतः हम लोगों के लिए लोक सेवा आयोग जैसे अध्याय की जानकारी बहुत आवश्यक होती है और इसे हमें शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेना चाहिए। पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं हैं, लोक सेवा आयोग में निम्न में से कौन सी कमी है, लोक सेवा आयोग की कमियों में निम्न में से कौन से सुधार दिए जा सकते हैं। तो सुधार के सुझाव तो मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन हो जाते हैं, कमियां भी मुख्य परीक्षा की क्वेश्चन हो जाते हैं, मुख्य परीक्षा के
प्रश्न हो जाते हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग के कार्य जो हैं वे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जिसमें करीब-करीब 10 तो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिससे विभिन्न परीक्षाओं में कई प्रश्न आते रहते हैं। सिर्फ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नहीं, बल्कि दारोगा की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में इन अध्यायों से कई प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए हमें इन अध्यायों की जानकारी अपनी योग्यता की वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। अतः हमें इन अध्यायों की जानकारी होनी चाहिए और इसे हमें प्रारंभ से लेकर अंत तक इसलिए पढ़ना चाहिए कि आज की परीक्षाएं जो होती हैं वे आपको जो है तथ्यात्मक भी होती हैं, अवधारणात्मक भी होती हैं। अर्थात हमें कॉन्सेप्ट की भी जानकारी चाहिए और फैक्ट्स की भी जानकारी चाहिए, और यह तब सुलभ है या तब ही संभव है जब हम किसी चैप्टर का सांगोपांग अध्ययन करते हैं और उसके बारे में बारीक से बारीक जानकारी प्राप्त करते हैं। समय की कमी के कारण आज बहुत ज़्यादा पता पाना कठिन लग रहा है। इस पर फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।